आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे वन बाय वन। पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1884। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? किसके निकटतम है? एक 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम है। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है कि दूसरी यमयोत्तर रेखा के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि ऑप्शन ये हो जाएगा कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी रेखा है क्योंकि इसका कारण है, सी ऑप्शन हो जाएगा, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है एल्युमिनियम द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? उस समय भारत का मानक समय होगा 5:30। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? समय अंतराल है 5.5 घंटा का। समय अंतराल कितना का है? 5.5 घंटा का। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एक स्थानीय समय लगभग एक समान है? नैनी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? 2 घंटा का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितने बार विचलित होती है? 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यमयोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, ए ऑप्शन हो जाएगा, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे हैं तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? वह स्थान स्थित होगा 180 डिग्री ईस्ट।
ग्रीनविच ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो समय होगा संध्या 3:20। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में समय क्या होगा? काहिरा में समय होगा काहिरा में समय हो जाएगा 2 बजेगा रात्रि का। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? अंतर हो जाएगा 1 घंटे का। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। देशांतर में क्या अंतर होगा? 35 डिग्री का। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है 180 डिग्री से। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच आपका यूके में है। ग्रीनविच आपका यूके में है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? अंतर होता है 4 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य है सी असत्य है और बाकी सभी सत्य है, सी को छोड़ा के। तो सत्य कौन है वो देख लेते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान होता है? हो जाएगा अदीस अबाबा यानी इथोपिया। अदीस अबाबा इथोपिया 26। नेक्स्ट है हमारा, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे संध्या है। निम्नांकित में से वह कौन सा यमयोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? वह जगह स्थित है 75.5 डिग्री पूर्व। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दो शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 30 मिनट नॉर्थ और 60 मिनट ईस्ट, और शहर का बी 30 मिनट नॉर्थ 80 मिनट ईस्ट के बीच कालांतर क्या है? तो कालांतर हो जाएगा 80 मिनट का। नेक्स्ट है हमारा, चट्टान से संबंधित सभी प्रश्नों को देखें। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? इन खनिजों की संख्या है 10। पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं,
क्या कह देते हैं, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है आग्नेय चट्टानों को। आग्नेय शैल कहलाती है, आग्नेय शैल कहलाती है मौलिक शैल। नेक्स्ट है कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। आग्नेय चट्टान प्राचीन है। आग्नेय चट्टानें बनती है, आग्नेय चट्टानें बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। मोह स्केल से चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। ग्रेनाइट की गणना अधिवितलीय या प्लूटोनिक। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कथन सत्य है हमारा कि इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। सत्य को पढ़ लेते हैं। आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे यानी क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवोशेष फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है। जो शैलशेष अन्य से भिन्न है वो ग्रेनाइट है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबददार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। बैथोलिथ। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अवसादी चट्टान का। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है। 75%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है 5%। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। प्राचीन संस्तरित। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। क्वार्ट्जाइट। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। स्लेट। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है। संगमरमर। पृथ्वी के आंतरिक भाग के किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। कायांतरित चट्टान। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है
क्वार्टजाइट में चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीश। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? संगमरमर। नीश चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? परिवर्तित। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो ये हो जाएगा हमारा स्लेट। स्लेट हो जाएगा कायांतरित चट्टान। स्लेट कायांतरित चट्टान हो जाएंगे। कायांतरित चट्टान। उसके बाद लिग्नाइट हो जाएगा अवसादी सेल। अवसादी सेल। और बॉक्साइट हो जाएगा अलौह खनिज। और ग्रेनाइट हो जाएगा अग्नेय सेल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सॉरी, तो कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कौन? बालू पत्थर, कांग्लोमरेट, चूना पत्थर, संगमरमर। आई देखिए ये सही है। ग्रेनाइट नीस ये भी सही है। ग्रेबो सैम्पोन्टाइन ये भी सही है। ये वाला गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है। डायोराइट। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्दन। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? अस्तरित सेल। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है स्लेट। स्लेट और संगमरमर है। स्लेट और संगमरमर है कायांतरित चट्टानें। निम्न में से अग्नेय चट्टान कौन सी है? अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछट्टी दोनों से। आग्नेय और तलछट्टी दोनों से। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल। संगमरमर है कायांतरित सेल। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है ग्रेनाइट। नेक्स्ट, अपक्षयण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? दोनों अपक्षय की है। जलयोजन। उधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं ग्रेनाइट में। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा एक विलेयी आग्नेय शैल का उदाहरण है? वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? आग्नेय। नेक्स्ट है हमारा भूकंप से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यास्था पुनर्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? व्याख्या करता है भूकंप का। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? रीड ने। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। नेक्स्ट है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, एल तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? दीर्घ पृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, यही वाला सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है और उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सहभूकंप रेखा कहलाती है। और एक हो गया हमारा कि भूकंपीय तरंगों का अंकित करने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ कहलाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कोई सही नहीं है, सब गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? बी, भूकंप है। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? किस पेटी में आते हैं? ए सही हो जाएगा।
विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। नेक्स्ट है हमारा, भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमानों पर। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है अनियमित। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? 8,000 से 10,000 के बीच। आग्नेय वलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का 68% आता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? कौन सी घटना धरातल पर नहीं होती है? सुनामी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्मेयी प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। तो यही था आज का क्वेश्चन। धन्यवाद।